40 मेहमानों की रसोई। अनीता सुबह सुबह रसोई में खाना बना रही थी और उसके बावर्ची रामू काका उसकी मदद कर रहे थे। और अनीता रामू पर चिल्लाते हुए कहती है, रामू काका जल्दी जल्दी मेरी मदद कीजिए, पूरे 40 लोगों के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाना ही कोई आसान काम नहीं है। बेटा जी, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी इतने सारे मेहमान एक साथ घर पर बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। इसमें बहुत मेहनत लगेगी और मैं पूरे 10,000 फालतू लूंगा। अरे जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आपको जितने पैसे फालतू चाहिए आप ले लेना, लेकिन अभी के लिए तो ये 40 मेहमानों की रसोई को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना समाज में हमारी नाक कट जाएगी। दरअसल अनीता ने अपने बेटे वैभव की शादी तय कर दी थी और वैभव की सगाई से पहले होने वाले रोके में उसने अपने करीबी रिश्तेदारों को बुला लिया था और वो रिश्तेदार तकरीबन 40 लोग थे। इसलिए अब उसे 40 लोगों की रसोई बनानी पड़ रही थी। कोई नॉनवेज खाता था तो कोई वेजिटेरियन खाता था। ऐसे ही अनीता और रामू काका परेशान हो रहे थे। ऐसे ही एक दिन वैभव रसोई में उन दोनों को खाना बनाते देखता है तो आकर कहता है, माँ, आप सबके लिए कोई केटरिंग वाले का अरेंजमेंट क्यों नहीं कर देते? ऐसे तो आप खाना बनाते बनाते आधे पागल हो जाओगे। माना आप मेरी लव मैरिज कर रहे हैं इसीलिए मैं खुश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप लोगों का दुख दिखाई न दे। आप लोग कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। शादी ब्याह के घर में इतनी दिक्कत परेशानी तो चलती ही है बेटा, अब क्या करें। मेहमानों को हमने इतने प्यार से बुलाया है, उन्हें किसी चीज के लिए मना भी तो नहीं कर सकते ना। बेटा जी, माना कि आप मुझे 10,000 रुपए मेरी तनख्वाह में से फालतू दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे पैसे लेते हुए बहुत बुरा लग रहा है। हम दोनों पागलों की तरह घर के काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी मेहमान हर खाने की बुराई करते हैं। इस तरह वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से मेहमान जो कि खाने की टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे थे वो आवाज लगाने लगते हैं, मेरी बिना प्याज की सब्जी बनी या नहीं बनी? अरे भाई मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अनीता दीदी जल्दी से मेरे लिए सब्जी ले आओ, भूख के कारण पेट में हाथी दौड़ रहे हैं। अरे बहन जी, बिना लहसुन प्याज वाली आलू की सब्जी बन गई हो तो ले आओ जरा, बहुत भूख लग रही है हमें। कल रात को भी सिर्फ 5 रोटी खाकर सो गया था, चावलों से तो वैसे भी पेट नहीं भरता। अनीता बेटा, जब इन लोगों ने आपका हाल ऐसा शादी से पहले ही कर दिया है तो ये लोग आगे क्या करेंगे? अब मेरा मतलब है अभी शादी होने में समय है और इन्होंने हमारी इतनी बुरी हालत कर दी। सोचिए शादी तक ये लोग क्या करेंगे। अनीता और रामू काका दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे और वैभव भी एक हद तक जितना अनीता और रामू काका को समझा सकता था वो समझाकर थक चुका था। लेकिन इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन अनीता ने वैभव के पास आकर कहा, वैभव तू सही कह रहा था, मुझसे गलती हो गई। मैं इन 40 मेहमानों का खाना ऐसे नहीं संभाल सकती। अभी भी रोके में 2 दिन है। ये मेहमान तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं। इन लोगों के लिए कोई केटरिंग का इंतजाम कर दे। अरे माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इतने मेहमानों की देखभाल करने से अच्छा है कि हम लोग कैटरिंग का इंतजाम कर देते हैं। उससे हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी माँ को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जितना बोला गया है उतना कर और कोई केटरिंग वाला अच्छा सा बुला दे जिससे सारा काम आसानी से हो जाए। वैभव अब तुरंत ही अपने दोस्तों को कॉल करता है और मधु नाम की एक लड़की को केटरिंग के लिए बुला लेता है। वो अपने कुछ कर्मचारी लेकर घर आ जाती है और 40 मेहमानों का खाना संभालने की जिम्मेदारी ले लेती है। लेकिन वो मेहमानों के आगे जैसे ही खाना परोसती है तो 40 मेहमानों के लिए 40 तरह का खाना परोसने के बाद भी वहाँ बैठे मेहमान उसके खाने की बुराई करने लगते हैं। ये एक ऐसी खीर बनाई है जिसमें मीठा भी बस नाम का डाला है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में सभी को चीनी से एलर्जी है, तभी इतनी कंजूसी दिखाते हुए चीनी डाली है। और ये देखो, ये रोटी कितनी पतली है, ऐसा लग रहा है जैसे रोटी नहीं पापड़ है। और ये सख्त भी बहुत है। अरे इतनी पतली रोटी खाने को मिले तो दांतों में दर्द हो जाएगा, क्योंकि खाने के दौरान मुंह में रोटी जा रही है या पत्थर ये पता ही नहीं लगेगा। भाई मुझे तो मोटी और नरम रोटी अच्छी लगती है, लेकिन अभी ने कौन बताए। खैर, कैटरिंग वाला खाना तो ऐसा ही होता है। कम से कम अनीता दीदी खाना बना रही थी तो थोड़ा अच्छा तो मिलता था। अब वहाँ खड़ी मधु जब मेहमानों की ऐसी बातें सुनती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में फूट पड़ती। बस बहुत हो गया, 40 मेहमानों के 40 नखरे हैं। 40 मेहमानों की रसोई को संभालना इतना मुश्किल नहीं है जितना इन 40 मेहमानों को संभालना। अरे जब आप किसी के पास जाकर काम करते हैं या किसी मेहमान के पास जाकर रुकते हैं तो आपको उसके खाने के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अनीता जी, वैभव जी, माफ करना, आपके मेहमान तो थोड़ा भी एडजस्ट करने को राजी नहीं है। मधु ये बोलकर बिना पैसे लिए ही वहाँ से चली जाती है। अब अनीता और वैभव को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन रामू काका उनके लिए खाना लेकर टेबल पर लगाने जा रहे थे, लेकिन रामू काका की उम्र लगभग 60 साल थी, जिस वजह से जब वो रायता लेकर जा रहे होते हैं तो उनके हाथों से रायता गिर जाता है। तभी शकुंतला कहती है, ये लो, सत्यानाश कर दिया, सारा का सारा रायता गिरा दिया।
अब कितना नुकसान हो गया है, कौन करेगा ये सब? मैं तो कहती हूँ अनीता दीदी, इसकी तनख्वाह से पैसे काट लो। कोई बात नहीं शकुंतला, इतना काम करते हैं रामू काका, हो गई होगी गलती, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो दीदी, काम करते हैं तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए ना। पैसे क्या मुफ्त के आते हैं जो इतनी लापरवाही से खाना बना रहे हैं? अब खाना लेकर आने में भी उनके हाथ में दर्द करने लग गया और खाना गिरा दिया। अब रामू काका से सारी बातें सुनी नहीं जाती और रामू काका बोल पड़ते हैं। सुनिए मैडम, बस बहुत सुन लिया मैंने आपकी। अगर आपको इन परिवार की इतनी पड़ी होती या फिर आप 40 लोगों को इतना ही इस परिवार की फिक्र होती तो 40 तरह का अलग अलग खाना, अलग अलग तरह की रसोई बनवाने से पहले भी सोचते। आप सब लोगों के नखरे ही खत्म नहीं होते। किसी को खाने में मीठा ज्यादा चाहिए तो किसी को कम, किसी को नमक ज्यादा चाहिए तो किसी को कम, किसी को खाने में लहसुन चाहिए तो किसी को प्याज। अरे हद होती है। और यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा रायता क्या गिर गया, आप लोग तो उसमें नुस्ख निकाल रहे हैं। रामू काका की बातों में सच्चाई थी, लेकिन शकुंतला को अब किसी भी तरह अपनी कमी को पूरा करना था, इसलिए वो कहती है, अनीता दीदी देख क्या रही हो? आपका नौकर हमारी इस तरह बेइज्जती कर रहा है और आप सब कुछ सुन रही हैं। आप उसे पलटकर कोई जवाब भी नहीं दे रही। अब अनीता के भी सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि 40 मेहमानों के लिए खाना बना बना कर वो भी बहुत ज्यादा थक गई थी। और अनीता कहती है, बस बहुत हो गया, आज तक आपने मुझे जो भी कहा मैं चुपचाप सुनती रही, लेकिन मैं रामू काका के बारे में कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ, क्योंकि रामू काका इस घर में 20 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे ज्यादा वैभव का ख्याल रखा है और उसे खाना बना बना कर खिलाया है। बिल्कुल ठीक कहा माँ ने। मुझे गर्व है अपनी माँ पर, जो आज उन्होंने अपने दिल की बात आप सबसे कही। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप 40 लोग हैं, अगर कहीं और भी खाने के लिए जाते तो क्या इसी तरह की हरकत करते हैं? किसी को परेशान करना अच्छी बात है? सारे मेहमान अब चुप हो जाते हैं, क्योंकि सच में उन्हें ये एहसास होता है कि वो 40 लोग थे और अनीता और रामू काका अकेले, और फिर भी वो मिलकर उन 40 मेहमानों की रसोई को अकेले संभाल रहे थे और उन्हें उनकी पसंद का खाना ऐसे खिला रहे थे जैसे वो किसी 5 स्टार होटल में रुकने के लिए आए हो। अब सभी मेहमानों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो कहते हैं, माफ करना अनीता दीदी, हमने आपकी मजबूरी को समझने की कोशिश नहीं की। मैं तो महिला हूँ, अपने घर में भी अपना चूल्हा चौका संभालती हूँ, लेकिन फिर यहाँ आकर मैं ऐसे रहने लगी जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में स्टे कर रही हूँ। मुझसे भी गलती हो गई। जब कभी मेरी पत्नी को जरूरत होती थी तो मैं उसे खुद खाना बनाकर खिलाता था, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने किसी भी काम में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करवाई। हो सके तो माफ कर देना बहन। सारे मेहमानों को अब ये एहसास होता है कि जहाँ वो अपने घर में अपने परिवार वालों की मदद कराते थे तो यहाँ वो कुछ नहीं करते। और तो और जब वो मेहमान बनकर आए तो उन्होंने यहाँ पर न तो किसी की मदद करवाई और न ही मदद करवाने की सोची। ऊपर से इन सभी लोगों ने अनीता और रामू काका को बेहद परेशान करके रख दिया। न सिर्फ रामू काका बल्कि आए हुए केटरिंग वालों को भी उन्होंने काफी परेशान किया था। इस तरह अब समय गुजरता है और आने वाले समय में वैभव का रोका भी हो जाता है। सारी रस्म खत्म होने के बाद अब सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं, तो वहीं अब अनीता और रामू काका चैन की एक लंबी सांस लेते हैं। उषा जी और सरला जी मॉर्निंग वॉक पर सुबह सुबह एक साथ ही निकलती थी, पर आज सरला जी अकेले ही पार्क में पहुंची। उषा जी को आने में थोड़ी देर हो गई थी। तब तक पार्क बाकी लोगों से भर चुका था। सरला जी ने अभी योगा करना शुरू ही किया था कि तभी उषा जी आ जाती। क्या हुआ उषा जी, आज पार्क आने में बहुत देर कर दी। मैंने तो फोन भी मिलाया था पर आपका स्विच ऑफ आ रहा था। लगा आप सो रहे हो इसलिए मैं अकेली ही आ गई। रात को देर से सोए थे क्या? अरे नहीं नहीं, सो तो मैं जल्दी गई थी, पर अब क्या बताऊं, वही रोज की किचकिच। अच्छा, इसका मतलब आज फिर बहू से किसी बात पर तू मैं हो गई है। हाँ वही हो गई। मैंने बहू को बोला था कि जब सुनील काम पर जाए तो मेरे मोबाइल के चार्जर की लीड वो नहीं ले आएगा, पर सबको अपने मोबाइल फोन से मतलब है। मेरा फोन पुराना है, उसका चार्जर चाहे कितना भी पुराना हो जाए, पर मजाल है कोई बदल कर ला दे। बस उसे अपने फोन का स्क्रीन गार्ड तो याद रहा, पर मेरे मोबाइल के चार्जर की लीड मंगवाना भूल गई। बार बार लीड को टेप से चिपकाकर मैं इस्तेमाल कर रही थी। आज सुबह उस लीड का भी अंत हो गया। इसी बात पर मेरी अपनी बहू से सुबह सुबह बहस हो गई। ये देखो, कल शाम से मेरा फोन बंद पड़ा है, मिलेगा कैसे? स्विच ऑफ तो आना ही है। अरे इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं अपना मोबाइल और चार्जर लेकर आई हूँ, वहाँ सामने वाली चाय की दुकान पर बैठेंगे, तुम वहीं थोड़ी देर मोबाइल चार्ज कर लेना। पर इससे मेरी समस्या हल नहीं होने वाली। और तुम बताओ कैसी हो? कल रात को खाना ठीक से खाया या नहीं? हाँ खा लिया था, पर इनकी शुगर थोड़ी बढ़ी हुई थी, इस वजह से रात को अचानक डॉक्टर के पास ले गए। वही बहू बोलने लगी कि रात को नींद खराब कर दी हमने उनकी। खैर डॉक्टर ने दवाई दी थी तो शुगर कंट्रोल हो गई थी। अब घर पर आराम कर रहे हैं।
सोचा थोड़ी देर वॉक कर लूंगी तो मन ठीक हो जाएगा। सरला जी और उषा जी आपस में अपनी अपनी परेशानी एक दूसरे से बांट ही रही थी कि तभी वहां से श्रीमती टंडन रनिंग करती हुई निकलती है। श्रीमती टंडन बहुत खुशमिजाज रहने वाली महिला थी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो बहुत खुश रहती हैं और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा वहां पार्क में बहुत से लोग सोचा करते थे और ऐसी ही सोच सरला जी और उषा जी की भी थी। गुड मॉर्निंग सरला जी, गुड मॉर्निंग उषा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो बड़ा रूखा रूखा गुड मॉर्निंग किया है आप दोनों ने। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, चलो मैं वहाँ जॉगिंग करती हूँ, आप दोनों भी आ जाओ। श्रीमती टंडन जॉगिंग करने के लिए चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सरला जी और उषा जी आपस में बातें करने लगती हैं, जिनमें एक और लेडी आकर शामिल हो जाती है। कुछ भी कहो, श्रीमती टंडन को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, पर एक खामी है हमारे घर में, तो जब देखो किसी न किसी बात को लेकर पंचायत चलती रहती है। सुबह ही मेरी जेठानी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। आंटी जी मेरे बेटे के नंबर थोड़े ज्यादा क्या आ गए, मुझसे कहती है कि वो घर का काम नहीं करेगी, उसका बेटा पढ़ता नहीं है क्योंकि वो घर के कामों में लगी रहती है। अरे अब कोई उसे समझाए कि घर के काम तो मैं भी करती हूँ, मेरा बेटा तो फिर भी अच्छे नंबर लेकर आया है। ये सब बहाना है घर के कामों से जी चुराने का। मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब हम दोनों देवरानी जेठानी अलग हो जाएंगे और सुकून की जिंदगी जिएंगे। हाँ और क्या, सही है, जब आपस में नहीं बन रही तो अलग हो जाओ। श्रीमती टंडन सच में मुझे भी उनको देखकर कुछ ऐसा ही लगता है कि वो सचमुच बहुत बढ़िया जिंदगी जी रही हैं। प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ में कहीं से कहीं तक होगी। हाँ सच में हम तो इतनी उम्र हो गई बेटा, इस उम्र में भी परेशानियां, झगड़ा, रोज के कलेश हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हारी जितनी ही उम्र की मेरी बहू है और देख लो कितना लड़ती है मुझसे। सरला जी को ही ले लो, उनकी बहू कौन सा इनको छोड़ती है। कल रात को बता रही है कि कितनी लड़ाई की। और हम दोनों देवरानी जेठानी शहर में, बड़ों का बीच में होना बहुत जरूरी है। खैर अब तो हमने फैसला कर लिया है, वो गाँव से आए ना आए, हम दोनों देवरानी जेठानी अलग होकर रहेंगे। अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, मेरे पति ने ऑफिस जाना है, मुझे उनका नाश्ता रेडी करना है। बच्चों को स्कूल से छोड़कर सीधा यहाँ पार्क में आ गई थी। हाँ हाँ हम भी बस जा ही रहे हैं। चलो उषा, सामने चाय की दुकान से थोड़ी चाय भी पी लेंगे और तुम्हारा फोन भी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद सरला जी और उषा जी दोनों पार्क के सामने बनी एक चाय की दुकान पर बैठ जाती हैं। तभी तेज बारिश आनी शुरू हो जाती है। अरे बारिश बहुत तेज हो गई, कोई ऑटो लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक ही ऑटो कर लेंगे, दोनों अलग अलग कहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है, पर ऑटो मिले तो सही। सरला जी और उषा जी ऑटो ढूंढ रही थी पर उन्हें ऑटो कहीं नहीं मिला। अचानक एक कार उनके साथ में आकर रुकती है। कार को एक ड्राइवर चला रहा था जिसकी पिछली सीट पर श्रीमती टंडन बैठी थी। सरला जी, उषा जी, आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। मैं घर ही जा रही हूँ, बारिश बहुत तेज है, अभी सड़कों पर पानी भर जाएगा तो आपका जाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे करें, या तो बैठ ही जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऑटो या रिक्शा मिलेगा। हाँ जी ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा, और कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा। सरला जी और उषा जी दोनों श्रीमती टंडन की कार में बैठ जाती हैं। श्रीमती टंडन सरला जी और उषा जी को अपने घर चाय पीने के लिए कहती हैं। बारिश ज्यादा तेज थी, सड़कों पर पानी भी भर गया था, इस वजह से सरला जी और उषा जी चाय की बात मान लेती हैं। श्रीमती टंडन उन्हें अपने घर लेकर जाती हैं। श्रीमती टंडन बहुत पैसे वाली थी, पर पैसा दुनिया की सारी खुशियां नहीं दे सकता। ये बात उस दिन साबित हो गई जब सरला जी और उषा जी ने श्रीमती टंडन के चेहरे की हंसी के पीछे छिपा हुआ दुख देखा। मम्मी कितनी देर से आपका फोन मिला रहा था, आप कहाँ रह गए थे? एक तो आप सुबह सुबह आज मेरी कार ले गए, हमेशा रिक्शा से जाते हो ना, फिर आज मेरी कार क्यों लेकर गए थे? आपको पता था कि मुझे ऑफिस टाइम पर जाना था, ऊपर से आपको पता है ना मैं पापा को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे अपने भी बहुत से काम होते हैं। मम्मी जी, आपको पता है आप सुबह सुबह वॉक पर चले गए और पीछे से पापा जी ने कितना तंग किया? सारी चाय उन्होंने बिस्तर पर गिरा दी, अभी तक मेड भी नहीं आई है। इतनी महंगी बेडशीट खराब कर दी पापा जी ने। सॉरी बेटा, आज के बाद मैं कार नहीं ले जाऊंगी, बाकी टेंशन मत लो, मैं अभी देखती हूँ। आज मेरे साथ 2 मेहमान आई हैं, थोड़ा धीरे बोलो वरना वो सब सुन लेंगी। सरला जी और उषा जी श्रीमती टंडन और उनके बहू बेटे की सारी बातें सुन चुकी थी। श्रीमती टंडन एक व्हीलचेयर लेकर एक छोटे से कमरे में जाती हैं। सरला जी और उषा जी श्रीमती टंडन के पीछे पीछे उसी कमरे में पहुंच जाती हैं। ये मेरे पति हैं, मिस्टर टंडन। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में इनकी दोनों टांगे खराब हो गई थी, तब से ये चल फिर नहीं पाते। डॉक्टर का कहना है कि उम्र के साथ साथ इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए ये कभी चल नहीं पाएंगे। अम्मा, तुम फिर अपनी आंखों में आंसू लाई।
मेरी उमा हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती है। सॉरी उमा, हाथ से चाय का प्याला फिसल गया, बिस्तर पर सारी चाय गिर गई। कोई बात नहीं, देखिए ये मेरी सहेलियां हैं। मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ ये दोनों वहीं मेरे साथ होती हैं। ये है सरला जी और ये है उषा जी। मैं हम सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बाहर वॉक पर ले जाऊंगी। उस दिन सरला जी और उषा जी को एहसास हुआ कि हर हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या दुख छिपा है ये कोई नहीं पहचान सकता, पर हर हाल में खुश रहना संभव हो सकता है। ये बात श्रीमती टंडन को देखकर सरला जी और उषा जी को समझ में आ गई थी। उसी दिन उषा जी अपने लिए एक फोन की दुकान से नया चार्जर और नई लीड खरीद कर लेकर जाती हैं। इधर सरला जी ने भी अपने बेटा बहू से किसी बात की आस करना छोड़ दिया। वे खुद ही अपने पति का ख्याल रखने लगी ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, और बस छोटे छोटे झगड़े अपने आप खत्म हो गए क्योंकि उम्मीदें खत्म हो गई थी। हर किसी के जीवन की कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है, और जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख हमेशा हमारे साथ ही चलते रहेंगे।